हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को ईमानदारी से मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो रही हैं वो कितनी टफ होती जा रही है। इन एग्ज़ाम्स में अगर आपको अच्छे स्कोर के साथ पास करना है तो सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? अगर आपको स्मार्ट वर्क करना होगा तो किन किन बिंदुओं पर काम करना होगा, क्या डूज़ होंगे, क्या डोंट होंगे, इन सभी का ख्याल रखना होता है। अगर आप लोगों को इस पर अलग से वीडियो अगर चाहिए, अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस पर एक वीडियो अलग से बनाया जाए या नहीं। वापस टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 तरह की वीडियो सीरीज पर काम किया है, जिसमें जीएस पॉइंटर घटना चक्र की जो आती है उस वो, और एडिटोरिया की जो करंट अफेयर्स की वार्षिकांक आती है वो, और स्पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है ईयरली वो। तो ये 3 जो बुक्स है जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका इंट्रो वीडियो हालांकि अपलोड कर दिया गया है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो रोल है वो वनडे एग्ज़ाम्स में काफ़ी अहम होता है, चाहे वो बीपीएससी हो या और अदर स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो। अगर बीपीएससी की बात की जाए तो 67वीं बीपीएससी आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को निर्धारित है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग 25 से 30 सवाल तो बनते ही हैं, अर्थात पूरे एग्जामिनेशन का 1/5 पार्ट। इसलिए यह काफ़ी अहम हो जाता है ये सेगमेंट करंट अफेयर्स का। इसलिए हमने अभी इस वीडियो में सबसे पहले एडिटोरिया का जो वार्षिकांक है उसको प्रारंभ किया है। इसका यह पार्ट 1 होगा, जिसमें महत्वपूर्ण सेगमेंट्स को पहले सब्जेक्टिव फॉर्मेट में कवर किया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में भी कवर किया जाएगा। आप सभी एडिटोरिया की बुक से वाकिफ़ ज़रूर होंगे, आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। ये रही उसकी कवर पेज, जिसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक के घटनाक्रम को शामिल किया गया है। हमने जो अभी बताया है कि पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में कवर किया जाएगा, फिर एमसीक्यू फॉर्म में किया जाएगा। तो एमसीक्यू फॉर्म में जो कवर किया जाएगा वो 18 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जिसमें कि 900 से अधिक प्रश्नों को समाहित किया गया है, वो होगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे प्रतिदिन कई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और कई सारी सूचनाएं और कई सारे मटेरियल न्यूज़पेपर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ओलंपिक पे। ओलंपिक से आप सभी जानते हैं कि आए दिन प्रश्न बनाए जाते रहे हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। इसलिए हमने सबसे पहले जो कि इस पुस्तक की पहली इस पुस्तक का पहला चैप्टर भी है, तो टोक्यो ओलंपिक जो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ये संपन्न हुआ है। तो इसमें कई तरह के सवाल बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा क्रम है और ये कहाँ आयोजित किया गया। तो ये
जापान का एक शहर है टोक्यो, वहाँ आयोजित किया गया। और यह जो है 32वां ओलंपिक है। वैसे इसमें एक दो और चीज़ है, जैसे कि ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। और दो तरह के ओलंपिक होते हैं, एक ग्रीष्मकालिक और एक शीतकालीन। वैसे तो एक पैरालंपिक भी होता है, जो कि आगे हम उसको भी कवर करेंगे। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसका एक शुभंकर होता है, तो इस ओलंपिक खेल का शुभंकर था मिराई तोवा। मिराई तोवा एक जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है भविष्य, अनंत काल। इट मीन्स जो मिराई होता है उसका मतलब होता है भविष्य, और तोवा का अर्थ होता है अनंत काल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका मोटो क्या है। मोटो, ये जो मोटो का अर्थ यानी आदर्श वाक्य क्या है। मोटो से हालांकि यूपीएससी ने भी सवाल बनाया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मोटो था फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर हाइफन टुगेदर। अभी हाल ही में इसको जोड़ा गया, टुगेदर शब्द पहले नहीं थे। जब आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक खेलों को कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया। ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन स्थगित करके 2021 में कराया गया है। तो 2020 में जब ये ओलंपिक होने वाला था, तो उस वक्त इसका मोटो था वो फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर था। लेकिन इस साल ही जुलाई में, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जुलाई में ही इसको इसमें टुगेदर शब्द जुड़ा गया। ये कोविड से प्रेरित लग रहा है, तो इसमें टुगेदर शब्द जुड़ा गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर हाइफन टुगेदर। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको ये इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। ये लैटिन भाषा का शब्द है सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूटर। सीरियस मीन्स फास्टर, अल्टियस मीन्स हायर, फोर्टियस मीन्स स्ट्रोंगर एंड कम्यूटर मीन्स टुगेदर। ये इसका लैटिन संस्करण में है। अब देखते हैं इसका जो मुख्य विषय है, अर्थात उसका जो थीम है, मेन थीम जो है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये एक ओपनिंग सेरेमनी का थीम है। दो तरह के थीम इसमें बनाए गए थे। एक जो है इसका ओवरऑल थीम, जो इस खेल का, जो टोक्यो ओलंपिक आयोजन का थीम है, वो है मूविंग फॉरवर्ड। काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको अपने सतर्कता से इसको ध्यान रखेंगे कि इसका जो मुख्य विषय है ओपनिंग सेरेमनी का, वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। एंड इसका जो ओवरऑल थीम है वो है मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जैसे कि कराटे हो गए, स्केटबोर्ड हो गए, सर्फिंग हो गई और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गई। ये 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। यूपीएससी ने यहाँ से भी सवाल बनाया है। एक ही सवाल था जिसमें कि ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अलावा और भी खेलों को शामिल किया गया है, जैसे कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद में, इसको 16 में नहीं खेला गया था, 20 में शामिल किया गया है। 8 तक उसमें बेसबॉल और सॉफ्टबॉल होता था, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया था। 16 में ये शामिल नहीं था। पुनः से इसमें 2020 में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को शामिल किया गया है। तो 4 पूरी तरीके से नए खेल हैं, और 2 जो कि पहले होते थे उसे भी, जो कि बंद कर दिया गया था, उसे भी पुनः स्टार्ट किया गया है। तो इसमें कुल 33 खेल हैं, और 33 खेलों की 339 स्पर्धाएं खेली गई। नेक्स्ट देखते हैं कि यह जो टोक्यो शहर है वो एक पहला शहर बना है एशिया का जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। इसने 2021 में तो किया ही है, इससे पहले 1964 में मेज़बानी किया था। टोक्यो ऐसा पहला शहर है जिन्होंने 2 बार मेज़बानी की है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लॉरेल हवर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर हैं, महिला जो हैं, जो कि 87 वर्ग किलोग्राम में भाग लेती हैं। ये एक पहली ट्रांसजेंडर बनी है जो कि ओलंपिक खेलों में भाग ली हैं। इससे पहले कोई भी ट्रांसजेंडर भाग नहीं लिया था। लॉरेल हवर्ड, नाम याद रखिएगा, लॉरेल हवर्ड। न्यूजीलैंड की ये भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं जो कि 87 वर्ग में खेलती हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट देखते हैं जापान की मोमोजी निशिया, जो कि एक स्केट बोर्ड खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ऐसा करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं, जिनकी उम्र 13 वर्ष लगभग है, लगभग 13 वर्ष है। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ध्यान रखेंगे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर ओवरऑल बात की जाए जो सबसे युवा जो पदक विजेता है वो आपको जापान की ही कोकोना हिराकी है, जो वो भी स्केट बोर्डिंग ही खेलती है। कोकोना हिराकी जापान की है, उन्होंने रजत पदक जीता है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोकोना हिराकी आएंगी, और अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो वो आएंगी मोमोजी निशिया। कोकोना हिराकी की उम्र 12 वर्ष है, और मोमोजी निशिया की उम्र 13 वर्ष है। तो ये किसी भी एंगल से सवाल बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं बरमूडा और फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता है। इनका खाता खुला एक्चुअली, इससे पहले इन दोनों देशों ने अभी तक पदक नहीं जीता था। तो ये बरमूडा और फिलीपींस। नेक्स्ट देखते हैं भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। आप सभी को मैं बता दूं कि यह ओलंपिक भारत के लिए काफ़ी बढ़िया रहा, और इसमें अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पदक तालिका में भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो कुल पदक और पदकों की जो श्रृंखला है जो कि ऑर्डर में है, उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है, और 48वां स्थान है भारत का। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की और क्या क्या उपलब्धियां रहीं, और कई सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, तो उसे आप देखते हैं। भारत ने अब तक की सबसे बड़े एथलीट दलों को भेजा है, सबसे बड़े एथलीट 127। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में 18 गेम्स की 69 जो स्पर्धाएं होती है, हर गेम की कई कई सारे स्पर्धाएं होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुश्ती हो गए, मुक्केबाजी हो गई, कई सारे भार वर्ग वगैरह होते हैं, तो कई सारे उसमें स्पर्धाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर के 69 स्पर्धाओं में भारत ने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं उद्घाटन समारोह में जो हमारे ध्वजवाहक रहे हैं वे मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम रहे हैं। आप सभी इन दोनों से वाकिफ़ ज़रूर होंगे। मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और एमसी मैरीकॉम जो कि मुक्केबाजी खेलती है, जो कि कई पदक जीत चुकी हैं। मनप्रीत सिंह हालांकि अभी इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया हाल ही में। तो ये याद रखेंगे ध्वजवाहक, जो कि झंडा भारत का जो ध्वज है तिरंगा, वो लेकर के उद्घाटन समारोह में एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह शामिल थे इसमें। उसी तरह से समापन समारोह में बजरंग पूनिया ने यह काम किया था, जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। भारत के लिए जो पहला पदक है वो मीराबाई चानू ने जीता था। आप सभी जानते हैं कि मीराबाई चानू भोरतोलन, इट मीन्स जो वेट लिफ्टिंग होता है वो खेलती हैं। इन्होंने रजत पदक से भारत को गौरवान्वित महसूस कराया। पहले ही दिन इन्होंने रजत पदक भारत की झोली में डाला था। अब देखते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि इस ओलंपिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और कई अन्य वजहों से जाने गए। जैसे कि देखते हैं कि परिणति नायक है, परिणति नायक जो कि एक जिम्नास्टिक प्लेयर है। दीपा कर्माकर के बाद भारत की दूसरी ऐसी खिलाड़ी बनी है जो जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग ली है। परिणति नायक नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेत्रा कुमारन। ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो कि नौकायन प्रतियोगिता में भाग ली है, नेत्रा कुमारन। देखते हैं आगे अदिति अशोक जो कि एक गोल्फर हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और चौथा स्थान प्राप्त किया। पदक से हालांकि चूक गई, काफ़ी अंडररेटेड खिलाड़ी थी ओलंपिक से पहले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा का प्रदर्शन किया और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय गोल्फर भी रही हैं। इससे पहले ओलंपिक में किसी भी गोल्फर ने क्वालिफाई नहीं किया था,
लेकिन पहले ही अपने इस आयोजन में चौथा स्थान प्राप्त किया, यह काफ़ी गौरव की बात है। अदिति अशोक, नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो कि तलवारबाजी से रिलेटेड है, फेंसिंग वो इनका गेम है। ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी, सॉरी पहली खिलाड़ी बनी है ओवरऑल, जो कि तलवारबाजी से रिलेटेड है। तलवारबाजी में पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है भवानी देवी। नेक्स्ट देखते हैं दीपक काबरा, जो कि ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक, पुरुषों की जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो दीपक काबरा, ये रहे दीपक काबरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं पवन सिंह, जो कि निशानेबाजों की ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। निशानेबाजों की ज्यूरी सदस्य में ये पहले भारतीय बने हैं पवन सिंह। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टोक्यो से रिलेटेड और क्या क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें भारत का जो प्रदर्शन रहा है, जो भी पदक विजेता रहे हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, जो कि हमारे स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने 87.58 मीटर के थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा करने वाले ये देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी भी बन गए, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा से पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता था। उसके बाद ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं जो कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं और काफ़ी चर्चा में ये रहते भी हैं, तो आपको नाम भी याद होगा। और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि ये 87.58 मीटर थ्रो जो भाला फेंक के प्रतियोगिता है, जेवलिन थ्रोवर है ये, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि रजत पदक विजेता हैं रवि कुमार दाहिया। इन्होंने 57 किलोग्राम के फाइनल में, हालांकि ये फाइनल हार गए, गत विश्व चैंपियन से हारे हैं, तो ये रजत पदक जीते हैं। ये दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं जो कि रजत पदक जीते हैं। ये दूसरे ऐसे भारतीय पहलवान हैं। इससे पहले 2012 में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रवि कुमार दाहिया। नेक्स्ट देखते हैं मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन खेलती हैं और ये 49 किलो वर्ग में भाग लेती हैं। और चीन की एक खिलाड़ी को, चूँकि चीन की जो खिलाड़ी थी वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में इन्होंने 202 किलोग्राम भार को उठाया था। 2 वॉल्ट होती हैं जिसमें कि एक 87 किलोग्राम और एक 115 किलोग्राम इन्होंने उठाया है। नेक्स्ट देखते हैं पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। हालांकि ये स्वर्ण की प्रबल दावेदार थी, लेकिन फाइनल में जगह न बना पाई और चीन की बिन जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। वह 2 ओलंपिक पदक, जो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक है जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले सुशील कुमार है जो कि 2 पदक जीत चुके हैं, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। सुशील कुमार के बाद ये दूसरे ऐसे ओलंपियन हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लवलीना बोरगोहेन। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करने में। इन्होंने 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ये विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। विजेंदर सिंह और मैरीकॉम ने इससे पहले ओलंपिक खेलों में पदक जीत चुके हैं। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक जीती हैं, तो ये तीसरी भारतीय बनी है, मुक्केबाज बनी है, तो इनका नाम ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, जर्मनी को हरा करके 5-4 से हरा करके पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया है। काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 41 वर्षों के इंतज़ार के बाद ये मौका मिला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। वैसे भारतीय पुरुष टीम इससे पहले और भी पदक जीत चुकी है,
ये 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य, इस वर्ष मिलाकर के 3 कांस्य हो गया है। इसमें से 3 जो स्वर्ण हैं वो ब्रिटिश काल में जीते हैं। जैसे कि 1928 के ओलंपिक खेलों में, 32 के और 36 के ओलंपिक खेलों में ये स्वर्ण पदक जीती थी भारतीय पुरुषों की टीम। और आज़ादी के बाद 1948 के ओलंपिक खेलों में ये पदक जीते थे, स्वर्ण पदक। उसके बाद लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कुल मिलाकर के 12 पदक जीते हैं। ये टीम स्पर्धा है जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा से अलग होती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी पीसीएस ने इस पे सवाल भी बनाया है। ओलंपिक से कई सारे सवाल बनते हैं और इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी भारत के खिलाड़ी रहे हैं, जो पदक विजेता रहे हैं, उनका खेल कौन सा है और वो किस राज्य से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक, इट मीन्स जैवलिन थ्रोवर है, वो हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि रजत पदक विजेता है मीराबाई चानू, वर्तोलन खेलती हैं, मणिपुर से रिलेटेड है, वेट लिफ्टर है। नेक्स्ट देखते हैं रवि कुमार दाहिया, जो कि कुश्ती खेलते हैं, हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा से आपको कई खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट और हरियाणा से कई खिलाड़ी निकल कर आते हैं। कई सारे ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ से खिलाड़ी नहीं आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे राज्य जो हैं जहाँ पर खेल को काफ़ी महत्व दिया जाता है और खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो अगर ऑप्शन में है इस तरह के सवाल, तो आप अधिकांशतः सवालों के जवाब में गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लवलीना बोरगोहेन, ये असम से रिलेटेड है, ये मुक्केबाजी खेलती हैं। पीवी सिंधु आप सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं, ये बैडमिंटन खेलती हैं। बजरंग पुनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो कुश्ती खेलते हैं। और पुरुषों की टीम तो टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि पदक तालिका में किन किन देशों ने अपना परचम लहराया और भारत का कौन सा स्थान रहा, कौन कितने कितने पदक जीते हैं। तो अमेरिका और चाइना में काफ़ी टसन रहा। सबसे अंतिम दिन अमेरिका ने बाजी मारी। अभी तक चीन आगे चल रहा था, लेकिन उसके बाद चाइना को पछाड़ते हुए अमेरिका ने अंतिम दिन में 39 स्वर्ण पदक के साथ और 113 कुल पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। चीन ने कुल 38 स्वर्ण के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और जापान ने 27 स्वर्ण और कुल 58 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। और ग्रेट ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण और कुल 65 पदकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऑर्डर पूछ दिया जाए कि ओलंपिक खेलों में, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें किन किन देशों ने कितने कितने पदक दिए हैं, उसके रिलेटेड अगर क्रम पूछा जाए, तो आपको अमेरिका, चीन, जापान और ग्रेट ब्रिटेन देना होगा। अमेरिका, चीन, जापान और ग्रेट ब्रिटेन। भारत का स्थान इसमें 48वां रहा है, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत ने कुल 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। तो ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे हमने कवर किया। आप सभी को ये अच्छे तरीके से कवर करना है, रिवाइज करना है। आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में जहाँ भी जाएं वहाँ आप देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट होना है। 1-2 सवाल की उम्मीद की जा सकती है यहाँ से। वैसे आपको अगर ओलंपिक के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखने हैं तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक खेल जो है वो 1896 में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक जो ओलंपिक है, वैसे तो बहुत इसका साक्ष्य मिलता है कि ओलंपस पर्वत पर यूनानियों ने 776 बीसी में खेला था, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक है वो 1896 में प्रारंभ हुआ था। शुरुआत से ही ओलंपिक खेलों का आदर्श भाग जो है वो सीटीएस और एलटीएस फोर्टीएस रहा है। ये जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा और बलशाली। ये 4 वर्ष में होता है। इसमें कई सारे प्रतीक चिन्ह जुड़े होते हैं, जैसे 5 इसमें गोले होते हैं, 5 गोलों के अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे कि ब्लू जो है, अगर हम ब्लू की बात करें तो वो यूरोप से रिलेटेड है ब्लू।
उसी तरह से अगर हम बात करें येलो जो होते हैं, वो येलो है वो एशिया से रिलेटेड है। उसी तरह से अगर बात करें हम अगर ब्लैक की, तो ब्लैक जो है वो अफ्रीका से रिलेटेड है। उसी तरह से अगर बात करें रेड की, वो रेड है वो अमेरिका से रिलेटेड है। उसी तरह से अगर बात करें हम ग्रीन की, तो वो ग्रीन जो है वो ओशिनिया, ओशिनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो ओशिनिया है वो उससे रिलेटेड है। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है जिसमें 5 रिंग हैं, आप यहाँ से भी सवाल बनाए जाते हैं, तो हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ब्लू जो है, एक बार मैं रिवाइज कर दूँ, ब्लू है वो यूरोप से रिलेटेड है, येलो जो है वो एशिया से रिलेटेड है, जो ब्लैक है वो अफ्रीका से रिलेटेड है, जो रेड है वो अमेरिका से रिलेटेड है, और जो ग्रीन है वो ओशिनिया से रिलेटेड है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो 5 छल्ले हैं वो अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टोक्यो पैरालंपिक पर बात करेंगे, और इसके साथ ही एडिटोरिया के साथ साथ हमने स्पीडी की भी करंट अफेयर्स की, जो वन लाइनर टाइप की होती है। वन लाइनर, आपको वन लाइनर वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। वन लाइनर इसलिए प्रारंभ किया जाता है कि वो कई सारे ऐसे फैक्ट्स कवर हो जाते हैं, और इन एग्ज़ाम्स में फैक्ट्स काफ़ी अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है। तो वन लाइनर, और उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में एडिटोरिया की भी शुरू की जाएगी। अभी कुछ सेगमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट भी शुरू किया जाएगा, और स्पीडी की जो है उसकी भी वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्मेट में शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप सभी से इजाज़त चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जितने भी फ्रेंड्स हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जितने भी हमारे और भी जो वीडियो सीरीज जो मैंने आपको पूर्व में बताया, उन सभी को आप एक बार देखें, आपको उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।